आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल का 5वां भाग। पांडे ने पीली कोठी में कमरा ले लिया। मनोज घोसीपुरा से अपना सामान समेटकर पांडे के कमरे पर आ गया। पीएससी की तैयारी के लिए जिस ग्रुप की तलाश मनोज को थी वह मिल गया था। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ गई थी। पिछली बार ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दी गई पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। पीली कोठी में कई अच्छे प्रतियोगी तैयारी करते हैं जिनसे मुझे बहुत लाभ होता है, इसलिए अब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। दीप सोनी ने मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दिया था। एक दिन दीप के पिताजी ने पीली कोठी आकर सूचना दी कि अभी अभी आए फाइनल रिजल्ट में दीप डीएसपी पद के लिए चयनित हो चुके हैं। दीप के पिताजी ने भावुक होकर कहा, हमें तो केवल 5,000 पेंशन मिलती है। लल्ला ने जब पीएससी की तैयारी शुरू की थी तब सब कहते थे कि पीएससी में लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, पर देखो 1 रुपया नहीं लगा और हमारे लल्ला डीएसपी बन गए। खुशी और संतुष्टि के कारण उनकी आंखें भीग गई थीं। इतना कहकर दीप के पिताजी अपने किसी रिश्तेदार को यह खुशखबरी सुनाने चले गए। मनोज ने दीप से पूछा, भाई साहब, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? दीप ने मनोज से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक बात जरूर कहूंगा, इस पीली कोठी में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, गारंटी देता हूँ कि सभी लोग पीएससी में सिलेक्ट होंगे। पीली कोठी के सदस्य मनीष, गुप्ता, मनोज और पांडे अपने भविष्य के सिलेक्शन की इतनी बड़ी गारंटी पर बहुत खुश हुए। मनोज समझ गया कि सफल लड़के भी उन्हीं के बीच से आते हैं। दीप के सिलेक्शन से पूरी पीली कोठी में जश्न का माहौल बन गया। देर रात तक सभी लड़के आनंद और आत्मविश्वास में डूबे भविष्य की सफलता पर चर्चा करते रहे। मनोज और पांडे ने इस बार पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा गंभीरता से दी थी, पर 3 महीने बाद आए रिजल्ट में दोनों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अच्छी मेहनत के बाद भी मनोज असफल हो गया। मनोज को लगा जैसे वह बर्बाद हो गया है। उसकी सारी मेहनत बेकार चली। वह गहरी निराशा से भर गया। 4-5 दिन उसे होश नहीं रहा। वह अपनी कमियां ढूंढता रहा। वह समझ गया कि पीएससी की राह उतनी आसान नहीं है जितनी वह समझ रहा था। उसके पास अब पुरानी असफलता को भूलकर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मनोज के पिता को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। उसके पैसे की समस्या अब कम हो गई। हर साल नवंबर तक आने वाले पीएससी का विज्ञापन इस साल नवंबर खत्म होने तक नहीं आया। विज्ञापन न आने के कारण तैयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्चे में कटौती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए यह बुरी खबर थी। पीली कोठी में भी निराशा का वातावरण छा गया। मनोज के कमरे में बैठे लड़के आज की इस खबर से दुखी थे और भविष्य की प्लानिंग पर बात कर रहे थे। मनीष ने कहा, जब पीएससी की परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो कितना भी पढ़ लो, उससे होगा क्या? मैंने तो तय कर लिया है, मैं अपने पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालूंगा। दतिया का गुप्ता दुखी स्वर में बोला, इस बार मेरी तैयारी ऐसी हो गई है कि दीप भाई साहब जैसी डीएसपी की पोस्ट मिलने से कोई नहीं रोक पाता, पर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहाँ से मिलेगी? बड़बोले गुप्ता ने अपनी तैयारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। पांडे ने निराश माहौल में उम्मीद की राह दिखाई। जहां चाह वहां राह। हमें अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। गुप्ता ने पांडे की बात काटते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते पांडे। दूसरे स्टेट वालों का यूपी और राजस्थान में सिलेक्शन नहीं होता। इंटरव्यू में 200 में से 30 नंबर देकर भगा देते हैं। प्रतियोगी लड़कों को बहुत ढूंढने पर भी आगे की तैयारी की कोई निष्कंटक राह नहीं दिख रही थी। मनोज ने निराश होकर कहा, अब हम लोग क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तभी पीली कोठी में अंशु गुर्जर आ गई। अंशु भी दीप के साथ डीएसपी बन गई थी। वह लड़कों को गाइडेंस देने पीली कोठी आ जाती थी। पीएससी परीक्षा आयोजित न होने की निराशा लड़कों के चेहरे पर देखकर अंशु ने कहा,
राज्य लोक सेवा का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा। इसीलिए तुम लोग संघ लोक सेवा की सिविल सर्विसेज पर फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरी अखिल भारतीय एवं सेंट्रल सर्विस के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर की इस सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होना मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए दिवा स्वप्न के समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस या आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड उन लोगों का नहीं है। अंशु का सुझाव वहां बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड से बहुत आगे का लगा। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करना गुप्ता की कल्पना से बाहर था। उसने अंशु से कहा, दीदी, आईएएस, आईपीएस बनना बहुत कठिन है। उसकी तो कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगी। मेहनत करके पीएससी में तो कहीं लटक सकते थे, पर सिविल सर्विस में होना तो नामुमकिन है। कुछ देर पहले डीएसपी बनने का दावा करने वाला गुप्ता अब वापस पीएससी में लटकने की बात करने लगा। अंशु ने लड़कों को प्रेरित किया, मैं जानती हूँ कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में कोचिंग करोगे तो सिविल सर्विस कोई बहुत कठिन नहीं है। वहां कोई आसमान से लड़के नहीं आते। फिर अंशु ने निराश लड़कों को उत्साहित करने की कोशिश की। उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए। नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। मनोज का खोया आत्मविश्वास अंशु की बातें सुनकर लौट आया। उसने अपने भीतर जोश को महसूस करते हुए कहा, दीदी, यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है। इसलिए अब पलायन नहीं कर सकते। या तो मर जाएंगे या जीत कर ही आएंगे, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। मैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा देकर दिल्ली कोचिंग करने जरूर जाऊंगा। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव से एक जोशीला संकल्प सभी के सामने ले लिया। गुप्ता ने मनोज के जोश की हवा निकालते हुए कहा, एमपी पीएससी की प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई, चले सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर करने। बड़े आए युद्ध लड़ने वाले। दिन में सपने देखना छोड़ दो मनोज। आईएएस, आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए नहीं है। एमएलबी कॉलेज से कितने बने हैं आज तक आईएएस, आईपीएस? 0। आईआईटी, दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी जगह से ही निकलते हैं आईएएस, आईपीएस। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो, पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। अंशु भी अपनी बात पर टिकी रही। अब तक नहीं बने तो अब बनेंगे और आप लोग ही शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा आयोजित ना होना अच्छा ही है। इस कारण तुम लोग पोखर से निकलकर समुद्र में तैरना सीखोगे। पर मनोज कैसे जाएंगे दिल्ली? ग्वालियर में पढ़ने के लिए ही पैसों की समस्या रहती है इन्हें। पांडे ने मनोज की आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक किया। पांडे की बात सुनकर मनोज जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा। उसका चेहरा उतर गया। उसके पिता सस्पेंशन से बहाल तो हो गए थे, पर एक जगह टिके रहने की अपनी आदत के कारण वह अपने बदले हुए मुख्यालय डिंडोरी से झाबुआ नहीं गए थे, जिस कारण डिप्टी डायरेक्टर ने उनका सस्पेंशन का आधा वेतन भी रोक लिया था। अंशु ने जब मनोज को दुखी देखा तो उससे पूछा, क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं पूरी ताकत से मेहनत करना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। मनोज, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। दिल्ली में कोचिंग के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए देती हूँ, अंशु ने अचानक घोषणा की। वहां बैठे सभी लड़के अंशु की यह उदारता देखकर चौंक गए। अंशु का स्नेह देखकर मनोज का मन गीला हो गया। उसने कहा, दीदी, मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूंगा, पर आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंशु ने मनोज को भावुक होते देखा तो कहा, मनोज, बेकार की बातें मत करो। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम दिल्ली जरूर जाओगे। मनोज अब सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने उसने जमकर पढ़ाई की और मई में सिविल सर्विस प्रीलिम्स दे दी। प्रीलिम्स परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक लगभग 5 महीने का वक्त मिलता है। यह 5 महीने प्रतियोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के इंतजार में यह 2 महीने बर्बाद नहीं किए जा सकते। आदर्श तरीका यही है कि प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतजार किए
मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाया जाए। अंशु ने यह कहकर मनोज को दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपए दे दिए। पांडे ने डर और कम तैयारी के कारण सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों सपनों और उम्मीदों से भरी दिल्ली पहुंच गए। निजामुद्दीन स्टेशन से, किंग्सवे कैंप ऑटो से और वहां से रिक्शे से मुखर्जी नगर। बोरियों में किताबें भरे। दोनों रिक्शे में बैठे उत्सुकता और कौतूहल से मुखर्जी नगर में जगह जगह लगे सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर के बोर्ड देख रहे थे। परीक्षा में सफल हो चुके प्रतियोगियों के फोटो लगे होर्डिंग देखकर दोनों अचंभित हुए जा रहे थे। मुखर्जी नगर आने वाला हर स्टूडेंट इसी उम्मीद और सपने को पाले हुए यहाँ आता है कि कभी वह भी सफल होगा और उसकी तस्वीर भी होर्डिंग पर लगेगी। पर कौन सफल होकर अपना सपना पूरा करेगा और कौन असफल होकर वापस यहाँ से चला जाएगा, कोई नहीं जानता। साल में 400-500 लोग ही तो सफल होंगे, क्योंकि उतने ही पद हर साल निकलते हैं। लेकिन परीक्षा देने वाले तो लाखों में हैं। बाकी का क्या? वे तो अपने सारे अटेम्प्ट पूरे करके असफल और निराश होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन असफलता का अनुपात ज्यादा होने के बावजूद उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती। बिना संघर्ष के हार भी तो नहीं मानी जा सकती। इसीलिए असफलता और हार की आशंकाओं को भुलाकर जीत के संकल्प के लिए हजारों स्टूडेंट हर साल मुखर्जी नगर आते हैं। मुखर्जी नगर दिल्ली की एक सामान्य कॉलोनी ना रहकर सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भरे देश के तमाम युवाओं की कर्म भूमि बन गई है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है मुखर्जी नगर। मनोज के मन में मुखर्जी नगर के प्रति एक पवित्र एहसास सा भर गया। आश्चर्य उत्सुकता से मुखर्जी नगर को देखता हुआ मनोज सम्मोहित हुआ जा रहा था। कोचिंग के बाहर चाय जूस की दुकानों के सामने तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां खड़े थे। कुछ लड़के किताबों की दुकान पर पत्रिकाएं पलट रहे थे। कुछ प्रीलिम्स के पेपर में आए किसी प्रश्न के सही उत्तर जानने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। कोई हाल ही में घटित किसी समसामयिक घटना पर चर्चा कर रहा था। कोई नया लड़का किसी सीनियर से परीक्षा में सफल होने की रणनीति पूछ रहा था। पूरा मुखर्जी नगर जैसे पढ़ाई में डूबा हुआ था। मनोज को पढ़ाई का यह माहौल देखकर अद्भुत खुशी हो रही थी। पढ़ाई का ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि अभी तक वह व्यर्थ ही ग्वालियर में अपना समय नष्ट कर रहा था। पहली बार वह सही जगह आया है। मनोज और पांडे ने मुखर्जी नगर से लगे हुए नेहरू विहार के सी ब्लॉक में कमरा किराए से ले लिया। नेहरू विहार मुखर्जी नगर से कम समृद्ध बस्ती थी। सकरी गलियों में 3-4 मंजिलों के मकान पूरे नेहरू विहार में फैले हुए थे। नेहरू विहार में कमरे मुखर्जी नगर से सस्ते थे, इसलिए कम पैसा खर्च करने वाले विद्यार्थी नेहरू विहार में रहते थे। मनोज मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। एक दो जगह पूछने पर उसे पता चला कि दृष्टि कोचिंग में विकास दिव्यकीर्ति सर हिंदी साहित्य बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पांडे अपने आप को हिंदी का विद्वान मानता था, इसलिए उसने कोचिंग ना करने का फैसला लिया। दृष्टि कोचिंग बत्रा सिनेमा के पीछे एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लगती थी। केबिन में कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम बैठती थीं। उसके भीतर एक बड़ा हॉल था जिसमें विकास सर क्लास लेते थे। मनोज की कुछ लड़कों से बात हुई जो कोचिंग में पहले से आ रहे थे। ये लड़के देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आए थे। कुछ लड़के अपने राज्य की पीएससी में पहले ही सिलेक्ट होकर नायब तहसीलदार और डीएसपी बन चुके थे। वे अब यहाँ आईएएस या आईपीएस बनने आए थे। कुछ लड़के लड़कियां 2-2 3-3 बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुके थे। प्रीलिम्स परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा देने वाले लड़के लड़कियों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। ग्वालियर में तो मुश्किल से कोई सिविल की प्रीलिम्स क्लियर कर पाता है और यहाँ तो इंटरव्यू दिए लोगों की भरमार है। आश्चर्य और खुशी के साथ साथ मनोज के मन में घबराहट भी हो रही थी। क्या वह इतने योग्य और पहले स्टेट सर्विस में सिलेक्ट लड़कों से compete कर पाएगा? वह जानता था कि इन लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह 12th फेल का कलंक लिए यहाँ आया है और यहाँ सब उद्भट विद्वान और सफल लोग। पता नहीं वह कैसे टिक पाएगा इन लोगों के बीच।
एक महीना हो गया मनोज को विकास सर की क्लास में जाते हुए। अजीब सा आकर्षण था विकास सर के पढ़ाने में। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। विकास सर ने अब तक पढ़ाए गए सिलेबस का टेस्ट लेने की घोषणा की। क्लास खत्म होने पर जब मनोज क्लास के बाहर गया, तो कुछ लड़के चाय की दुकान पर झुंड में खड़े थे और 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोज भी उनके साथ खड़ा हो गया। एक लड़के ने कहा, हिंदी साहित्य में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया, समझो वह जरूर आईएएस या आईपीएस बनेगा। पिछले साल दीपेंद्र कुशवाहा नाम के लड़के के बारे में विकास सर ने पहले ही घोषणा कर दी थी और उसी साल वह आईएएस बन गया। एक दूसरा लड़का कट चाय पीते हुए बोला, तो विकास सर इस साल मेरे बारे में घोषणा करेंगे। मैं जयशंकर प्रसाद पर ऐसा उत्तर लिखूंगा कि विकास सर को भी लगेगा कि ऐसा धुरंधर कौन आ गया उनकी क्लास में। इसके साथ ही उस लड़के ने प्रसाद की कामायनी कविता सुनानी शुरू कर दी। लड़का तब तक अपनी याद की हुई कविता सुनाता रहा, जब तक उसके साथ वाले लड़के ने उसे रोका नहीं। मनोज को इस कविता की शुरुआती 4-5 पंक्तियां ही याद थीं। एक लड़के के मुंह से इतनी लंबी कविता सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तैयारी करने आए एक लड़के ने इलाहाबाद को याद करते हुए कहा, कोई कुछ भी कहे, मैं ताराचंद हॉस्टल में था, तब से संजीव जी को जानता हूँ। एमए हिंदी गोल्ड मेडलिस्ट है यह आदमी, वह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ये टेस्ट टॉप ना करे तो मेरा नाम बदल देना। साथ खड़े संजीव जी केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी प्रशंसा के बदले में उन्होंने प्रशंसा करने वाले लड़के के चाय के पैसे अदा कर दिए। एक लड़के ने अलग राग अलापा, मुझे तो लगता है कि टेस्ट में राहुल रुसिया टॉप करेंगे। यूपी पीएससी में 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, एक बार ट्रेड टैक्स में और दूसरी बार डीएसपी बने। दोनों बार हिंदी में बम्पर नंबर पाए थे। राहुल रुसिया ने अपनी लंबी बाहें हवाई जहाज के डैनो जैसी फैलाकर अपने समर्थक को गले लगा लिया। मनोज ऐसे उद्भट विद्वानों को देखकर घबरा गया। इनके सामने वह कहीं भी नहीं ठहरता। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लड़कों जैसा योग्य और विद्वान बनने के लिए कितना और कब तक पढ़ना पड़ेगा। विद्वान और पूर्व से सिलेक्ट लड़कों के सामने अपनी कमजोर स्थिति से निराश वह अपने कमरे की ओर चल दिया। वह जानता था कि मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर लाना जरूरी है। इसलिए वह विकास सर के टेस्ट को बहुत गंभीरता से देना चाह रहा था। यदि इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो वह समझ जाएगा कि उसकी पढ़ाई की दिशा और लेखन शैली मुख्य परीक्षा के लिए एकदम सही है। कमरे पर पहुंचकर उसने पांडे को अपने मन की उलझन बताई। हिंदी के विद्वान पांडे ने मनोज को ज्ञान दिया। तुम्हें यदि टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है, तो सबसे अलग लिखना पड़ेगा। भाषा शैली इतनी खतरनाक और आतंकित करने वाली हो कि कॉपी चेक करने वाला हैरान रह जाए। जब तक वह आपको विद्वान नहीं मानेगा, अच्छे नंबर नहीं देगा। इतना कहकर उसने निराला पर लिखी 5-6 किताबें मनोज के सामने रखी और बोला, इन किताबों में निराला की कविताओं पर बहुत गहराई से लिखा है। इन्हें पढ़ो। रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, सूर्य प्रसाद दीक्षित जैसे विद्वान लेखकों की किताबें मनोज के सामने थीं। मनोज ने किताबों को देखकर कहा, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं। बहुत श्रेष्ठ लिखा है, पर इनसे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे? 200 पेज की इन किताबों से 600 शब्दों का उत्तर लिखना बहुत कठिन काम है। ज्ञान के इन अमृत कुंडों में से कौन से अमृत बिंदुओं को लेकर अपना उत्तर लिखना चाहिए, यह मनोज को समझ नहीं आ रहा था। फिर मनोज ने विकास सर के क्लास नोट्स उठा लिए। क्लास में विकास सर के लेक्चर सुने होने के कारण उसे वह नोट्स अच्छे से समझ आ रहे थे। सरल भाषा में और विस्तार से विकास सर ने टॉपिक समझाया था। मनोज ने तय किया कि वह इन्हीं नोट्स को टेस्ट के लिए पढ़ेगा। टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में इसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके उत्तर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि विद्वानों से भरी क्लास में वह टॉप कर सके? क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है?
इलाहाबाद के उद्भट विद्वानों से भी अच्छा, स्टेट सर्विस में सिलेक्टेड लड़कों से भी बेहतर। मनोज आज पूरी क्लास में हीरो बन गया। सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। विकास सर की प्रशंसा पाने के लिए क्लास के सभी लड़के लड़कियों में होड़ लगी रहती थी। विद्यार्थियों की तारीफ करने में कंजूसी बरतने वाले विकास सर ने उसकी भरपूर तारीफ की थी, जिस कारण वह आज क्लास में सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। जब वह क्लास से निकला तो कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। लड़कियों को उसमें भविष्य का आईएएस या आईपीएस दिखाई दे रहा था। लड़कियां उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थीं। आपने इतने अच्छे उत्तर कैसे लिखे? आप किस लेखक की किताब पढ़ते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप किस स्टेट में सिलेक्ट हो चुके हैं? आपको आईएएस बनना पसंद है या आईपीएस? आपका यह कौन सा अटेम्प्ट है? लड़कियों ने नए नए योग्य सिद्ध हुए मनोज पर प्रश्नों की बौछार कर दी। वह एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता, तब तक दूसरा प्रश्न दाग दिया जाता, और यह सब इतनी गति से हुआ कि वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही महीने में दिल्ली में अपनी ऐसी मनमोहक पहचान बना लेगा। वह अभिभूत सा लड़कियों से घिरा खड़ा रहा। एक लड़की मनोज से एक्सक्यूज मी कहते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं राजस्थान से हूँ। इसी साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी हूँ। अब यहाँ आईएएस बनने आई हूँ। चलिए सामने पार्क में बैठकर बात करते हैं। मनोज कुछ कहता तब तक एक दूसरी लड़की ने मनोज से उसके कमरे का एड्रेस लेकर उससे कहा, मुझे आपसे प्रेमचंद की कफन कहानी समझनी है। कब आ जाऊं आपके रूम पर? मनोज इन लड़कियों को अस्पष्ट सा जवाब देकर आगे बढ़ गया। एक तीसरी लड़की जो कुछ पीछे रह गई थी, मनोज के पास आकर उसके साथ चलने लगी। साथ चलते हुए उसने कहा, मनोज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर सिविल में सिलेक्ट हो जाओगे। क्यों ना हम कंबाइन स्टडी करें? सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। इस लड़की की बात सुनकर मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लड़की भी व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई थी। लड़कियां दिल्ली में आईएएस आईपीएस बनने आई थीं, पर उनमें से कुछ सोचती थीं कि यदि खुद न बन सके तो उन्हें आईएएस आईपीएस प्रेमी मिल जाए। विकास सर द्वारा दिए टेस्ट के नंबरों ने मनोज को आज लड़कियों की नज़र में उम्मीदों वाला लड़का बना दिया था। मनोज आज फूला नहीं समा रहा था। हमेशा लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने वाले मनोज को लोगों ने वास्तव में श्रेष्ठ मान लिया था। अपनी मनमोहिनी छवि से आनंदित होता मनोज लड़की से विदा लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। अपने कमरे पर पहुंचकर कोचिंग में मिले नंबरों का पूरा किस्सा उसने पांडे को सुनाया। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि वह क्लास में टॉप कर सकता है। पांडे ने उसके उत्तर को सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगभग फेंकते हुए कहा, आप व्यर्थ ही खुश हो रहे हैं। आपके उत्तर सामान्य हैं। मुझे इनमें कोई विशिष्टता नजर नहीं आ रही। पांडे के भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई थी। पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और मनोज को हिंदी का एक सामान्य विद्यार्थी। इसीलिए पांडे आज उसकी उपलब्धि पर कुढ़ रहा था। पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज को दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगा। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मनोज और पांडे नेहरू विहार के एक साइबर कैफे रिजल्ट देखने पहुंचे। मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पांडे ने यह प्रीलिम्स नहीं दी थी, इसीलिए वह अविचलित था। मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उसके जीवन की पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई। प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वह उत्साह और प्रसन्नता से लगभग दौड़ता हुआ कोचिंग की ओर चल दिया। कोचिंग के बाहर प्रीलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल से एक या दो लड़कों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स निकलती है। यहाँ तो जिसको देखो उसी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई है। अभी तक उसे प्रीलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही थी, पर जब उसने देखा कि उसकी आधी क्लास की प्रीलिम्स क्लियर हो गई, तो उसे समझ आ गया कि प्रीलिम्स तो केवल मुख्य परीक्षा देने का प्रवेश द्वार है। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में होगी। मनोज कोचिंग के अंदर पहुंचा तो पता चला कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के कारण क्लास आज 15 मिनट लेट लगने वाली है। कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी।
मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज के अभिवादन का उत्तर दिया। मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए, यह मनोज है। इसने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस वर्मा मैडम की बात सुनने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। मेरा नाम श्रद्धा है। मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा। कैसी है यह कोचिंग? क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूंगी? श्रद्धा की आंखों में कुछ प्रश्न तैर रहे थे, जिनके जवाब वह एक अजनबी लड़के से चाह रही थी। दिल्ली के नए माहौल को समझने और जानने की बेचैनी भी साफ नजर आ रही थी उसमें। उसके चेहरे पर नए विषय का खौफ भी नजर आ रहा था। मनोज काफी देर तक उत्सुकता और उम्मीद में डूबी श्रद्धा को देखता रहा। पता नहीं क्या आकर्षण था इस लड़की में, जो मनोज उसके सामने से हट नहीं पाया। पारदर्शी शीशे की तरह साफ नजर आ रहा था कि यह लड़की जैसी है वैसी ही दिख रही है। जो महसूस कर रही है वही बयान करता है इसका चेहरा। श्रद्धा की सरलता के आकर्षण में मनोज वहीं खड़ा रहा। दिल्ली की दूसरी लड़कियों से अलग लग रही थी उसे श्रद्धा। गणित के सवालों जैसी उलझी लड़कियों से अलग श्रद्धा सरल कविता सी उसके दिल में उतर गई थी। कहीं यही पहली नजर का बंधना तो नहीं है? मनोज समझ नहीं पा रहा था, पर अपने आप को बंधता हुआ महसूस कर रहा था। श्रद्धा के मन की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया था। दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ है? मनोज के साथ साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। विकास सर ने इस भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? जी, मनोज ने कहा। कौन सा अटेम्प्ट था? श्रद्धा ने आगे पूछा। पहला, मनोज ने कहा। सिविल सर्विस में केवल 4 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। ऐसे में पहले ही अटेम्प्ट में मनोज के प्रीलिम्स क्लियर होना उसे श्रद्धा की नज़रों में योग्य बना रहा था। श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहां भी सिविल का प्रीलिम्स निकालने वाले विरले ही होते थे। इसलिए श्रद्धा भी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले मनोज को सम्मान और उत्सुकता से देख रही थी। एक शाम मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़कियां समोसे खा रहे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे। मेरठ वाला से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगिता दर्पण खरीद रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, हेलो मनोज। मनोज ने पलटकर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज की नजरें उसके चेहरे पर स्थिर हो गईं। श्रद्धा को देखकर मनोज का मन सुकून से भर गया। उसने बातचीत का सिलसिला चलाया। कहाँ कमरा लिया है आपने? मुखर्जी नगर 1229 में, श्रद्धा ने कहा। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने बात आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा से पूछा। हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है, श्रद्धा ने उदास स्वर में कहा। चिंता में इस लड़की का चेहरा कितना मासूम हो जाता है। श्रद्धा की मासूमियत में खोया मनोज उसके साथ साथ चलने लगा। श्रद्धा का हॉस्टल नेहरू विहार के पुल के पहले ही था। दोनों के बीच 1-2 मिनट चुप्पी बनी रही। दोनों मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाने वाले कम चहल पहल वाले अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहे थे। शुरू में कोई भी नया विषय इसी तरह तकलीफ देता है, पर कुछ महीनों में आपको हिंदी साहित्य समझ आने लगेगा। मनोज ने श्रद्धा के पढ़ाई के तनाव को कम करने की कोशिश की। पता नहीं, असमंजस में थी श्रद्धा। चुप्पी बनी रही कुछ देर तक दोनों के बीच। कुछ तो था इस लड़की में जो मनोज को आकर्षित कर रहा था। उसने श्रद्धा से पूछा, अच्छा, तुम अब्बू खां की बकरी को जानती हो?
यह अप्रासंगिक प्रश्न श्रद्धा को समझ में नहीं आया। प्रश्न का रहस्य समझने के लिए उसकी आंखें सामान्य से बड़ी हो गईं। मनोज ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हमारे यहाँ कक्षा 5 में अबू खां की बकरी की कहानी कोर्स में चलती थी। तभी से अल्मोड़ा मेरे दिमाग में बसा है, एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। मनोज को याद था कि श्रद्धा ने पहली मुलाकात में बताया था कि वह अल्मोड़ा की रहने वाली है। उसका उत्तर सुनकर श्रद्धा ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या तुम्हें अब तक वह कहानी याद है? हाँ, मुझे वह कहानी आज भी याद है। याद कैसे ना रहती? इतने सुंदर शहर की कहानी कोई भूल सकता है भला? मनोज ने हंसते हुए कहा। लड़की के नजदीक जाने के लिए उसने उसके शहर की तारीफ को आधार बनाया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा भी हंस दी। उसकी भरोसेमंद हंसी ने मनोज को उत्साहित कर दिया। मनोज ने श्रद्धा को जानने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। श्रद्धा, क्या तुम्हारे यहाँ बर्फ गिरती है? वहां तो इतनी ठंड पड़ती है कि कूलर पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तुम दिल्ली की भयानक गर्मी में कैसे रह लेती हो? तुम्हें तो इतनी गर्मी की आदत ही नहीं होगी। क्या पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते तुम थक नहीं जाती? क्या जब तुम्हारी बस पहाड़ों का गोल गोल चक्कर लगाकर आगे बढ़ती है तो नीचे देख तुम्हें डर नहीं लगता? मनोज बिना श्रद्धा के उत्तर की प्रतीक्षा किए ढेर सारे सवाल उससे पूछता रहा। उसका मन अब श्रद्धा और उसके खूबसूरत शहर के आसपास ही मंडरा रहा था। श्रद्धा को उसके सारे प्रश्न रुचिकर लग रहे थे। उसके शहर के बारे में यह लड़का कल्पना मात्र से कितनी सारी बातें कर रहा है। सुनसान रास्ते से श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर जाने लगी। श्रद्धा को अभी भी मनोज के प्रश्न लगातार सुनाई दे रहे थे, जिनके उत्तर श्रद्धा नहीं दे पाई थी। मनोज ने श्रद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं? श्रद्धा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया। जाते समय उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मेरी इच्छा है कि मैं कभी तुम्हारा खूबसूरत शहर अल्मोड़ा जरूर देखूं। इतना कहकर वह वापस मुड़ा और तेज चाल से नेहरू विहार के पुल की तरफ जाने लगा। अपनी बात का श्रद्धा पर असर देखने के लिए मनोज वहां नहीं रुका। अपने मन में अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था मनोज। ऐसी खुशी उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस की थी। उसे लग रहा था कि इस लड़की के मौन में एक भरोसा है और इसकी आंखों में अपनापन। उसका मन श्रद्धा के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अपने कमरे पर आने के बाद भी वह श्रद्धा के ख्यालों में खोया रहा। एक दिन विकास सर की क्लास में घुसते ही उसने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा जमीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही है। 2-3 स्टूडेंट वहां खड़े यह दृश्य देख रहे हैं। पूछने पर एक लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही है। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गई। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोला। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। श्रद्धा के एक हाथ में उसका फर्स्ट एड किट था, दूसरे हाथ में किताबें। मनोज ने श्रद्धा के हाथ से किट ले लिया। वह अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से नहीं रोक सका। श्रद्धा, तुम बहुत संवेदनशील हो। श्रद्धा को उसकी तारीफ में कुछ अतिशयोक्ति लगी। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं एक BA MS डॉक्टर हूँ, मेरा यह कर्तव्य था। मनोज ने अपने अतीत की किसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसा ना होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इस दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। श्रद्धा को अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लगा जैसे कि उसकी मेहनत का पुरस्कार उसे मिल गया हो। मनोज ने ग्वालियर के डॉक्टर जैन की घटना श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा ध्यान से वह घटना सुनती रही। उसका हॉस्टल आ गया। मनोज नेहरू विहार की ओर मुड़ गया। आज श्रद्धा अपने गेट पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि क्लास के इस योग्य लड़के के भीतर कोई अलग ही लड़का छिपा है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है।
विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर की निबंध की क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज उसके साथ ना बैठकर उसके आगे वाली पंक्ति में श्रद्धा के साथ बैठ गया। श्रद्धा के साथ उसका बैठना पांडे को अखर गया। मनोज श्रद्धा से हंस हंस कर बात कर रहा था। पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। पांडे को इस बात से कष्ट हो रहा था कि मनोज की दोस्ती एक लड़की से कैसे हो गई। मनोज ने जब पांडे को घूरते हुए देखा तो समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। उसने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा हैं। इनका भी एक विषय हिंदी है। BA MS डॉक्टर हैं। बहुत योग्य हैं। लेकिन पांडे पर श्रद्धा की तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीट पर बैठे हुए अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य हैं, पर क्या आपने इन्हें बता दिया है कि आप 12th में फेल हो गए थे? मनोज का दिल धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे श्रद्धा के सामने इस तरह बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा पांडे का वाक्य सुनकर मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उससे नजरें चुरा रहा था। श्रद्धा उसे अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उसके बारे में क्या सोचेगी। उससे दोस्ती रखेगी या उसे पढ़ाई में कमजोर मानकर मिलना बंद कर देगी। क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। उसकी गंभीरता से मनोज आशंकित होता रहा। वह समझ गया था कि श्रद्धा अब उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजारवाद विषय पर तल्लीनता से उनका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं तुमसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न से मनोज घबरा गया। पता नहीं क्या कहना चाहती है श्रद्धा। शायद वह यही कहना चाहती है कि वह एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। श्रद्धा भी तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती करना चाहती होगी जिसका IAS या IPS बनना तय हो। मनोज इसी उधड़बुन में श्रद्धा के साथ साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसे पास बुलाकर कहा, मनोज जी, आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, ये प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या अंशु दीदी ने इसी काम के लिए तुम पर भरोसा किया था, इसीलिए तुम्हें पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपने विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मनोज को अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर में इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर आशंकित और भयभीत मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया। मुखर्जी नगर में जूस की दुकान के नजदीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांसें अटक गईं। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कहीं श्रद्धा उसे झूठा तो नहीं समझ रही। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे प्रीलिम्स नहीं निकली, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीजन से पास हो गया था। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल सका। सच्चाई का आत्मविश्वास मनोज के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि यह लड़की उसके भीतर बस गई है, इसीलिए उसके बारे में सब जानती है। कुछ भी इससे छुपा नहीं है, इसलिए कुछ भी इससे छुपाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा के हॉस्टल के नजदीक पहुंचकर दोनों हॉस्टल के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2 बार दिया, पर MBBS के लिए नहीं चुनी गई। BAMS किया मैंने अपने पापा को निराश कर दिया था। बहुत मेहनत के बाद भी मुझे नहीं पता मैं क्यों असफल हो गई थी। शायद सिविल सर्विस में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊं। तुमने तो 12th फेल हो जाने के बाद भी पहली ही बार में प्रीलिम्स क्लियर कर ली। सच में यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ। कहानी के 5वें भाग को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के 6ठे भाग को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है
कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।